हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम अपनी लेकर आए हैं पैट 2025 की प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 क्वेश्चन जीएस के सम्मिलित किए गए हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है आपके पैट 2025 का जो न्यू पैटर्न सिलेबस पे उस पर आधारित होंगे, जिसके अंतर्गत राजनीति, इतिहास, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित सभी क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जो कि कंडक्ट कराया जाना है 6 से 7 सितंबर 2025 को, उसके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तमिल, संस्कृत, पाली या फिर कन्नड़? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत की भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत आपके आर्य भाषा मानी जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, मंदक के रूप में, ड्यूटेरियम के स्रोत के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर की बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत आप D2O का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? एज ए मंदक मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं D2O की। तो D2O को आप किस नाम से भी जानते हैं? तो D2O को आप भारी पानी के नाम से भी जानते हैं या फिर भारी जल के नाम से भी जानते हैं। जब इसका आप वेट निकालते हैं तो आपका नॉर्मली क्या फार्मूला होता है? आपका नॉर्मल फार्मूला होता है पानी का H2O, जिसका वेट आपका कितना निकलता है? 2 + 16 = 18 निकलता है। लेकिन D2O का वेट आपका इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 + 16 = आपका होता है 20। क्योंकि आपके H आपका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट 1 होगा वहाँ पर, लेकिन D का आपके 2 होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट आपका 20 भारी जल का, जबकि नॉर्मल जल का आपका 18 होगा। और ये आपका जो D2O है वो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य से होकर आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, बिहार राज्य से होकर आपकी कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो भारत में कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं वो भी देख लीजिए। जो इनका डायरेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो वेस्ट टू ईस्ट बता रहा हूँ। तो वेस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है? आपका गुजरात है। गुजरात राज्य के बाद में ये निकलती है आपके राजस्थान, राजस्थान के बाद MP, MP के बाद आपकी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आपकी झारखंड, झारखंड के बाद आपकी पश्चिम बंगाल, इसके बाद में आपकी है त्रिपुरा, और सबसे लास्ट यानी ईस्ट में है आपका मिजोरम। ये चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कांटेदार जंगली नहीं पाए जाते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कांटेदार जो जंगल हैं आपके वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि तमिलनाडु में आपके कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते। तब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है आपकी चेन्नई, और यहाँ के जो CM है वो हैं आपके MK स्टालिन। इनको भी आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि आपकी हवा में नमी को मापन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाइग्रोमीटर। यहाँ जो हाइग्रो वर्ड है आपका, ये हाइड्रो वर्ड हो गया है, उसे आप चेंज कर लीजिएगा। एक्चुअल वर्ड क्या है आपका? हाइग्रोमीटर है। जबकि अदर ऑप्शंस देखते हैं, जैसे बैरोमीटर है, बैरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके एयर प्रेशर को मेजरमेंट करने में।
तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं? पश्चिमी विक्षोभ, काल वैसाखी, मानसून से पहले की वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्शन आप देखिए क्या बोल रहा है, भूमध्य सागर से कहाँ से उठती हैं ये लहरें? भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं, उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपके जो पंजाब वाले राज्य है, आपका हरियाणा राज्य है, और उत्तर प्रदेश का जो आपका पश्चिमी एरिया है, क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसमें आपकी जो सर्दी के मौसम में बारिश होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ ही उसके लिए जिम्मेदार होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी विक्षोभ। 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, भगत सिंह को फांसी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 गांधी इरविन समझौता आपकी घटना घटित हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग आपके जो महात्मा गांधी जी हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके जाने के लिए तैयार हुए थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। कांग्रेस की तरफ से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपके महात्मा गांधी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जबकि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी आपकी 23 मार्च को। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गांधी इरविन समझौता। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1930, 24 सितंबर 1930 या फिर 25 सितंबर 1929। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 24 सितंबर 1932 को आपका पूना समझौता हुआ था। अब ये बात कर लेते हैं पूना समझौता किन के मध्य हुआ था। तो पूना समझौता हुआ था आपके महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य में हुआ था आपका, जिसमें बात की गई थी किसकी? रिजर्वेशन की, कि जो SC/ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए चुनाव में रिजर्वेशन की मांग की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या फिर हजरत मोहानी। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि एक्चुअल में आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हजरत मोहानी ने ये आपका नारा दिया था। लेकिन अगर मैं बात करूँगा फेमस सबसे ज़्यादा किसने किया था, तो वो है आपके भगत सिंह। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बॉस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? 1775, 1773, 1777, 1778। तो देखिए यहाँ की बात की जा रही है कि बॉस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 1773 ईस्वी में बॉस्टन टी पार्टी की घटना घटित हुई थी। अब ये घटना कहाँ पे घटित हुई थी वो देख लीजिए। ये घटना घटित हुई थी आपकी अमेरिका में। अमेरिका में आपके जो जापान है उसने उसके चाय के जो बंदरगाह है उस पर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ग्रेट डिप्रेशन डैश का काल है? आर्थिक समस्या, धार्मिक समस्या या फिर सामाजिक समस्या या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट डिप्रेशन आपकी आर्थिक समस्या है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? महामंदी कहते हैं। इस चीज़ को भी आपको समझ रखना है। तो महामंदी किससे संबंधित होगी? आर्थिक समस्या से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। झारखंड के क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक कौन थे? बिरसा मुंडा, कान्हू, सिद्धू या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उल गुलान जो विद्रोह हुआ था एक्चुअल में कहाँ हुआ था? झारखंड के क्षेत्र में। अगर झारखंड के क्षेत्र की पर्टिकुलरली मैं बताऊं तो वो हुआ था आपका जो आज का है संताल परगना। क्या है आपका? संताल परगना में सबसे ज़्यादा ये आपका विद्रोह हुआ था। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। बिरसा मुंडा की कई उपाधियां दी जाती हैं, समझ लीजिए। इनको धरती आबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती आबा।
उलगुलान विद्रोह कहते हैं इसको, या फिर दूसरा नाम भी इसका है महाविद्रोह। सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। जनजातीय विद्रोह था, ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प कब पारित किया गया, या कहाँ पे किया गया था? नागपुर, सूरत, लखनऊ या फिर कोलकाता। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था, किस अधिवेशन में लिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नागपुर के अधिवेशन में ये संकल्प लिया गया था कि अब हम असहयोग आंदोलन करेंगे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नागपुर एक्चुअल में कहाँ है? तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? कोलकाता, सिंगापुर, पटना या फिर मलेशिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है। किस स्थान पर दिल्ली चलो का नारा दिया था या उद्घोष किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सिंगापुर से आपका दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का एक फेमस स्लोगन भी है, उसे याद कर लीजिए, जिसे हम नारा भी कहते हैं, तो उसे याद कर लीजिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। इन्हीं के द्वारा आपका एक और है जय हिंद। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपको लर्न करनी ही करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? बेगम अजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या बात की जा रही है, 1857 की क्रांति की बात की जा रही है, जिसने जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, कुंवर सिंह ने आपके जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। जगदीशपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये आज के समय आपके बिहार राज्य में स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 1857 की क्रांति में बेगम अजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने अवध के क्षेत्र से नेतृत्व किया था, जबकि तात्या टोपे ने आपका नेतृत्व किया था कानपुर और ग्वालियर से। ये दो अलग अलग इनके नाम आते हैं, क्योंकि झांसी बाई रानी के साथ में भी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और कानपुर से भी आपकी लड़ाई लड़ी थी तात्या टोपे ने। बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 10 मई 1857 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है पहले भी, कि आपके अवध सभा के किसान की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा बाबा रामचंद्र दास, दयानंद सरस्वती, बिरसा मुंडा या राजा राम मोहन राय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, बाबा रामचंद्र दास के द्वारा अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। जबकि अगर आपके अदर ऑप्शन है वो भी देख लीजिए, दयानंद सरस्वती के द्वारा आपके आर्य समाज की स्थापना की गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा के आपका जो विद्रोह हुआ था उसके लिए जाने जाते हैं, संताल विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। अभी जो संताल में विद्रोह हुआ था उसके लिए राजा राम मोहन रॉय के द्वारा आपके सती प्रथा को अंत करने के लिए हम इन्हें जानते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्र की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्वदेशी आंदोलन को प्रेरणा करने के लिए भारत माता की पेंटिंग किसने चित्रित की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। अब बात करते हैं भारत माता के मंदिर की। तो भारत माता का मंदिर भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत में सिर्फ एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भारत माता के नाम पर बनाया गया है, वो है आपका वाराणसी में। सही आंसर होगा इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1, रविन्द्रनाथ टैगोर।
दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में कथन कौन सा सही है। ये चीज़ आपको देखना कंपलसरी है, क्वेश्चन में हड़बड़ी नहीं करनी है। नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में गुजर रही है। तो देखिए ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही है। नर्मदा जो नदी है वो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में से होकर गुजर रही है, जबकि ये सतपुड़ा के दक्षिण से ना होकर कहाँ से बहती है, ये उत्तर में बहती है सतपुड़ा के। और इसी तरह से आपकी तापी नदी आपके सतपुड़ा के उत्तर से दक्षिण में बह रही है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही है ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से होकर गुजर रही है। बात करते हैं नर्मदा की। तो नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इसका उद्गम आपके अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपकी दक्षिण की ओर बहने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ये अपना पानी कहाँ पे गिराती है। तो ये अरेबियन सी में अपना पानी गिराती है। सही आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर, चिल्का, पुलिकट या फिर लोकटक। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, सांबर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब ये है कहाँ पर। तो ये आपके राजस्थान में है। चिल्का झील भी आपके खारे पानी की ही झील है, और ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पर है। तो ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। लोकटक झील आपकी मणिपुर की जीवन रेखा कही जाती है, और ये मीठे पानी की झील है। यानी दो आपके ये जो लास्ट वाली दो हैं वो आपकी स्वीट वाटर की झीलें हैं, यानी मीठे पानी की। और जबकि ये स्टार्टिंग की दो है वो सॉल्टी वाटर की हैं। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, सांबर झील। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात शिव समुद्रम स्थित है। कावेरी, महानदी, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो देखिए यहाँ पे आपको फोकस किस पे करना है कि सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्र पर आपको फोकस करना है। ये चीज़ अगर आप एक बार को भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शिव समुद्र आपका जो जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कावेरी नदी पर ये स्थित है। कावेरी नदी पर ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस चीज़ को भी आप याद रखना है। अगर आपको जलप्रपात से लेकर जो वाटरफॉल्स हैं आपके भारत के भिन्न भिन्न हैं और वर्ल्ड के भी भिन्न भिन्न हैं, अगर उनसे डिटेल वीडियो चाहिए आपको तो ऑलरेडी हमारी चैनल पर जियोग्राफी प्रैक्टिस से आपकी सीरीज पड़ी हुई है। आप वहां पर जाकर सभी को देख सकते हैं। सही आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1, कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। मिट्टी, कृषि, हवा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है, मतलब ऐसा संसाधन जो एक बार में यूज करने पर ख़त्म हो जाता है, उसका नवीकरण नहीं कर सकते, वह कौन सा होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, कृषि। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। बेबर, पामाडावी, मिल्पा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए कौन सा शब्द आपका प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, बेबर। ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके एमपी और झारखंड वाले एरिया में प्रयोग किया जाता है ये शब्द। अब बात करते हैं आदिम रूप का खेती का कौन सा रूप है। तो आपने एक्चुअली में सुना होगा कि जो झूमिंग खेती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये झूमिंग खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर पॉपुलर है। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है भारत में। इसका दूसरा नाम भी है आपका वर्न एंड स्लैश। क्या है दूसरा नाम, जलाओ, वर्न और स्लैश।
काटो और जलाओ, ये इसको भी कर्तन या दहन कहते हैं इसको, ये भी आपको लर्न करना है। यही एक सिस्टम है आपके कृषि का। झूमिंग खेती आपके नॉर्थ ईस्ट में होती है, वन एंड स्लेस इसका नाम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेवर। और झारखंड, एमपी और झारखंड के क्षेत्र में बेवर के नाम से जानते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला के भंडार पाए जाते हैं? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु? तो देखिए, जब भी बात की जाएगी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले की बात की जाती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लेकिन अगर ऑयल ओवर कोयला की अगर बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, भंडार कहाँ पर है, तो वो है आपके उड़ीसा राज्य में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण, विनिवेश, निजीकरण या फिर उदारीकरण? तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि व्यापार अगर आप कर रहे हैं और आप प्रतिबंधों को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो सही क्या होगा आंसर? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, उदारीकरण कर रहे हैं, अर्थात उसमें सहूलियत दे रहे हैं। जबकि यहाँ पे भूमंडलीकरण, विनिवेश और निजीकरण का अंतर क्या होता है? तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि आप अपने व्यापार को इंटरनेशनल लेवल पर ओपन कर रहे हैं करने के लिए। दूसरा आपका विनिवेश का मतलब है कि अगर आपने अपना पैसा लगा रखा है, मनी अगर लगा रखा है किसी व्यापार में, उसे आप वहाँ से हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ये बात चीज़ ध्यान रखिएगा। निजीकरण का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई कंपनी गवर्नमेंट के अंडर में है, तो गवर्नमेंट से किसी प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है, आपका निजीकरण कहलाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उदारीकरण व्यापार की बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, भारतीय संविधान में किस भाषा को आपका राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि ऑफिशियली आपका कोई भी राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान में नहीं दे रखा। क्योंकि अलग अलग राज्यों की जो राजभाषा है आपकी, वो अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी कुल की भाषा है, जिनकी संख्या आपकी 22 दे रखी है कि 22 अनुसूची नंबर 8 में, कि इन अनुसूची नंबर 8 की 22 भाषाओं को में से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, राजकुमारी अमृता कौर या एनी बेसेंट? तो देखिए, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, भारतीय कैबिनेट में सबसे पहली महिला कौन थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजकुमारी अमृता कौर आपकी पहली महिला थी जो कि भारत के कैबिनेट में सिलेक्ट हुई थी। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली आपकी पहली महिला थी, जो कि बनी थी आपकी किसकी? उत्तर प्रदेश की 1947 में। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इंदिरा गांधी आपकी पहली महिला ऐसी हैं जो आपकी प्राइम मिनिस्टर बनी थी भारत की। इसी प्रकार एनी बेसेंट को भी आपको याद रखना है, क्योंकि एनी बेसेंट आपके आईएनसी के अध्यक्ष बनने वाली पहली वुमेन थी। इस चीज़ को भी आप याद रखना है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन थी जो आपके यहाँ पे अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास या फिर महात्मा गांधी? तो देखिए, यहाँ पे आपसे बात की जा रही है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्री राजगोपालाचारी के द्वारा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1959 में इसकी स्थापना की गई है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। श्री राजगोपालाचारी के बारे में बात सुन लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। श्री राजगोपालाचारी भारत के भारतीय पहले गवर्नर जनरल बने थे। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इंडियन गवर्नर जनरल बने थे आपके श्री राजगोपालाचारी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 मार्च 1950। तो देखिए संविधान सभा ने आपके संविधान को कब अंगीकृत किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनी संविधान को 26 नवंबर 1949 में अधिनियमित अंगीकृत किया था। और आत्मनिर्भर भी ये 3 शब्द आते हैं आपकी प्रस्तावना में, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 26 नवंबर 1949। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या फिर ब्रिटिश। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है, किस देश से हमने ग्रहण किए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, आयरलैंड से हमने इसको ग्रहण किया है। अब इनका हमने भारतीय संविधान में कहाँ पर विवरण दे रखा है? तो विवरण आपके पार्ट नंबर 4 में दे रखा है, भाग नंबर 4 में दे रखा है, जिसमें आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक इनका विवरण है। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो हमने यहाँ से मौलिक अधिकार ग्रहण किए हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं आपके, वो लिए हैं अमेरिका से। कनाडा से हमने लिया है आपका संघवाद, और ब्रिटिश से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग या फिर वित्त आयोग। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, आर्टिकल नंबर 3 to 4 की बात की जा रही है कि इसका संबंध किससे है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, इसका संबंध निर्वाचन आयोग से है। जबकि वित्त आयोग का संबंध कौन सा आर्टिकल है? तो वो है 280। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निर्वाचन आयोग। किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना था? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या फिर तमिलनाडु। तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 से, तो हर प्रत्येक राज्य में आपकी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में स्थापित हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केरल राज्य में पहली बार सरकार घोषित हुई थी, जो कि गैर कांग्रेसी थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, राज्यपालिका या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि भारतीय संविधान के संशोधन में कौन आपका सम्मिलित होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति क्यों आपका सम्मिलित होता है? तो आपको पता है कि जो आपकी संसद है भारत की सबसे बड़ी संस्था है, जो कि आपके संविधान में संशोधन करती है। तो इस प्रकार से आपकी जो संसद है वो किन लोगों से मिलकर बनी है? तो 3 इसके पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं। नंबर 1 आपका राष्ट्रपति, दूसरा आपका लोकसभा और तीसरा आपका राज्यसभा। इन तीनों से आपकी मिलकर बनी होती है संसद, इसलिए राष्ट्रपति संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है। बात करते हैं गठन की। तो गठन देख लीजिए, इसका गठन आर्टिकल नंबर 79 में होता है। राज्यसभा का होता है आपके 80 में, और इसका होता है आपके 81 में। तीनों ही आपको लर्न करने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। समवर्ती सूची का उल्लेख किसमें दिया गया है? 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। तो देखिए यहाँ पे की बात की जा रही है समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिसमें आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर कोई भी कानून का निर्माण करती हैं। तो इनका जो दे रखा है वर्णन, वो दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर 2, 7वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो ये कहाँ से हमने प्रावधान लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रावधान लिया है। वहाँ से भी आपके क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं इसके अंतर्गत? तो हाल ही में टोटल जो वर्तमान में इसके अंदर सब्जेक्ट है वो है 52। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, भारत निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि आर्टिकल नंबर 280 का संबंध किससे है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2,
राष्ट्रीय वित्त आयोग से इसका संबंध है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग का संबंध कौन सा आर्टिकल है, तो वो 312 है। निर्वाचन आयोग आपका 324 है। और इसी प्रकार आपके राज्य वित्त आयोग का संबंध किससे होता है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का संबंध है आपके आर्टिकल नंबर 243 के आई से। इनको आपको याद करना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके लिए होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पंचायत के लिए होता है, जो कि आपका घरेलू गांव की जो ग्रामीण एरिया उसमें अगर मैं शहरी की बात करूं तो वहाँ पर आर्टिकल नंबर 243 का वाई प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। ये शहर के लिए है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, वित्त आयोग। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति, शाह समिति, जस्टिस वर्मा समिति या सुरेश तेंदुलकर समिति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ पे दे रखा है, तो जब अब आर्टिकल नंबर आप 51A पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पाएंगे कि वर्तमान में आप पे कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्य हैं 11, लेकिन स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे, तो इसमें स्टार्टिंग में आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन्होंने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो इन्होंने की थी आपके 8 मौलिक कर्तव्यों की। ऑप्शन की अदर की बात करते हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है गरीबी से, पावर्टी से। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। महेंद्र प्रताप भानु मेहता, पॉल प्रॉस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आएंगे ही आएंगे। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी गई है आपके ऑप्शन नंबर 2, प्रताप भानु मेहता के द्वारा। भारत के संविधान को किसने बनाया। ब्रिटिश संसद, भारत की संविधान सभा, गवर्नर जनरल की परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो आपके भारतीय संविधान को बनाने वाले कौन थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत की संविधान सभा के द्वारा आपका संविधान बनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है। विटामिन ए एनीमिया, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन वी वेरी वेरी। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, विटामिन ए के द्वारा एनीमिया रोग ना होकर कौन सा रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, आपकी ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी रोग होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जबकि जो अनेमिया होता है वो किसके कारण होता है, तो अनेमिया रोग होता है आपके आयरन की कमी के कारण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर जस्ट उल्टा पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित है आपका, सॉरी एक शब्द ऐड कर लेना, कौन सम्मिलित नहीं है। क्या है, कौन आपका सम्मिलित नहीं है, इसमें शब्द आप ऐड कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या फिर 14 नवंबर को विश्व ओजोन दिवस। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप इन चीज़ों को इग्नोर मार दीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पर मतलब रिमूव हो गई हैं स्लाइड को, कंटेंट को, या फिर एडिटिंग करते टाइम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 14 नवंबर को ओजोन दिवस ना सेलिब्रेट करके कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि 14 नवंबर को आपका बाल दिवस होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ग्वालियर, शिवपुरी, झांसी या फिर उज्जैन। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये शिवपुरी जिले में आपका स्थित है। अब ये शिवपुरी जिला कहाँ पर है, इम्पोर्टेंट ये है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे।
अब बात करते हैं टाइगर रिजर्वेशन की। तो इसके तहत आपको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट आपकी एक पहल स्टार्ट की थी। क्या किया था? टाइगर प्रोजेक्ट। और ये कब बना था? तो ये बना था 1973 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिवपुरी में आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान किसका रहा? चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर भारत? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर यानी प्रदूषित सबसे ज़्यादा कौन सा देश है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चाड। अभी चाड कहाँ का कंट्री है? तो ये आपका एक अफ्रीकन कंट्री है। बात करते हैं इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान है आपका 5th रैंक है। इस चीज़ को भी आप याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चाड। PM10 सांद्रता के आधार पर भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? श्री गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली या फिर बर्निहाट? तो देखिए जो PM10 का मतलब है पर्टिकुलेट मटेरियल सांद्रता के आधार पर भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्री गंगानगर। अब श्री गंगानगर कहाँ पर स्थित है? तो ये जिला है। कहाँ का जिला है? तो ये है आपके राजस्थान का, जो सबसे ज़्यादा PM10 के मामले में प्रदूषित माना गया है 2024-25 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्री गंगानगर। वर्तमान में भारत के संदर्भ में सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो देखिए आपकी बात की जा रही है भारत के संदर्भ में रामसर साइट की कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में आपकी स्थित हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल कितनी है? तो तमिलनाडु में टोटल आपकी 20 आपकी रामसर साइट है, जो कि भारत में आपकी फर्स्ट रैंक पर है। जबकि सेकंड रैंक पर किसका है? तो 10 रामसर साइट हैं उत्तर प्रदेश की, तो उसकी सेकंड रैंक है। लेकिन अगर मैं बात करूं जून 2025 तक की कि जून 2025 में आपकी कितनी रामसर साइटें हैं, ध्यान रखिएगा जून तक का ये डाटा है, तो आपकी हो जाएंगी 91। कितनी है आपकी? 91 आपकी टोटल है जून 2025 तक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा संचालित करने की घोषणा की है? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर सैमसंग? तो देखिए प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की बात की जा रही है किस सोशल मीडिया के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है, संचालित करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेटा। मेटा को आप पहले भी जान चुके हैं, ये आपके क्या है? फेसबुक का ही नया नाम रखा गया है मेटा। इसके संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग को ऑलरेडी सारे लोग जानते ही होंगे, क्योंकि फेसबुक आजकल बच्चा बच्चा आपका ऑपरेट कर रहा है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत आपकी 50,000 किलोमीटर, कितनी? 50,000 किलोमीटर आपकी वायर लाइन बिछाई जाएगी। क्या बिछाई जाएगी? वायर लाइन बिछाई जाएगी। कहाँ पर बिछाई जाएगी? तो ये आपकी डेप्थ में बिछाई, गहराई में बिछाई जाएगी समुद्र में। कहाँ पर? समुद्र में। कितनी गहराई पर? तो ये 7,000 मीटर की गहराई पर बिछाई जाएगी, जिससे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी भी ब्रेक ना हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेटा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव को स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव को स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। अब इसको कहाँ पर बनाया जाना है? तो आंध्र प्रदेश की हाल ही में बनी नई आपकी राजधानी अमरावती, अमरावती में एक गांव बनाया जाएगा जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग गांव होगा। ये कब तक बनाने की घोषणा की गई है? तो मान के चलिए कि आपका 1 जनवरी 2026 तक पूर्ण करने की घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, आंध्र प्रदेश। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एल कैपिटल, फ्रंटियर, ईगल या फिर एराबाद? देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात की जा रही है, कौन सा है? सही आंसर होगा एल कैपिटल। एल कैपिटल कहाँ का आपका सुपर कंप्यूटर है? तो ये आपका USA का एक कंप्यूटर है जो कि सबसे तेज है। फर्स्ट रैंक इसी की है, ध्यान रखिएगा।
टॉप 500 की यहाँ पे कैलकुलेशन की गई थी। भारत का टॉप 500 में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत के रेफरेंस में आपका एरावल सबसे सुपर कंप्यूटर है, जिसे आपकी 132वीं रैंक ऑल ओवर प्रदान की गई है। कहाँ पर ये स्थित है? तो ये आपका सीडेक पुणे में आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एल कैपिटल। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, सुपर फास्ट कंप्यूटर, एंटी टैंक मिसाइल या फिर रडार? तो देखिए विक्रम आपका 3201 और कल्पना 3201 क्या है आपके? एक माइक्रो प्रोसेसर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये किसके द्वारा मेड इन किए गए हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके DRDO के द्वारा। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। DRDO की स्थापना कब हुई है? तो DRDO की स्थापना हुई है 1957 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 माइक्रो प्रोसेसर। निम्नलिखित कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बना है? अल्जीरिया, सूडान, चाड या फिर बोत्सवाना? तो देखिए यहाँ पर आपके पर्टिकुलरली बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश NDB का 9वां देश या 9वां सदस्य बना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अल्जीरिया। अल्जीरिया कहाँ पर स्थित है? तो ये अल्जीरिया आपका अफ्रीकन कंट्री है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अल्जीरिया। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 19, 21, 23 या फिर 24? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के बारे में। भारत की रैंक आपसे पूछी गई है, कौन सा स्थान है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 23 रैंक है भारत की। अब बात करते हैं ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये रिपोर्ट आपकी अंकटाड के द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें भारत की रैंक 23 है। इस प्रकार आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर आपको बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन करना है 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2025 तक के सभी करंट अफेयर्स, तो ऑलरेडी चैनल पर आपके महा एपिसोड करके एक वीडियो उपलब्ध है, जिसका जो समय है वो लगभग आपकी 6 से 7 घंटे की वीडियो है। अप्रॉक्स 7 आवर्स की वीडियो मान के चलिएगा। उसमें आपके 400 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया गया है। जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि 400 कन्वर्ट इनटू 4 टाइम्स, यानी लगभग आपके 2000 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, जिससे कि आपके और स्पेशल बात ये है कि इसको सिर्फ पैड 2025 की रेफरेंस में ही वीडियो को बनाया गया है। तो आप उस वीडियो को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।